जमकर बवाल हुआ है और कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यहां मंगल पड़ाव से लेकर रोडवे स्टेशन तक अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन व्यापारी और स्थानीय विधायक इसके विरोध में उतर आए हैं। व्यापारी किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें छोड़ने के मूड में नहीं है। आज व्यापारियों से बातचीत के लिए प्रशासन ने एक बैठक बुलाई। इसमें जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश भी व्यापारियों को समर्थन देने के लिए बैठक में पहुंच गए। विधायक ने दुकानें तोड़ने का कड़ा विरोध दर्ज किया। बैठक इतनी हंगामेदार रही कि व्यापारी बैठक का बॉयकॉट कर चले गए। कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वो बुला के जो प्रभावित लोग हैं और उनसे बैठ के बातचीत करके और बाहर के लोग ना बुलाए जाए, राजनीतिक लोग ना बुलाए, व्यापार मंडल बुलाया जाए, व्यापार मंडल बुलाया जाए और जो लोग प्रभावित हैं। देखिए, कुछ व्यापारी हमारे साथ है, कुछ हमारे साथ हितग्राही भी है जिनकी समस्याएं भी हो रही है, तो उनके साथ भी वार्ता की गई है और प्रयास किया जाएगा कि व्यापारियों के साथ वार्ता की जाए पुनः। और स्वागत भी है, हम लोग बैठे हैं। अगर कोई व्यापारी अपने विचार रखना चाहे तो आ सकते हैं, लिखित रूप से बाद में भी दे सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो छुपा के किया जाए, उनकी जानकारी में रख के सारा काम किया जाएगा। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाए जा रहे गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। पतंजलि गुरुकुलम का निर्माण ज्वालापुर के स्वामी दर्शानंद गुरुकुल महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। विद्यालय के छात्र छात्राओं को लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में प्राचीन समय से गुरुकुल परंपरा रही है। गुरुकुल से शिक्षित व्यक्ति में सुचिता और नैतिकता का समावेश होता था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी रामदेव को बधाई देते हुए कहा कि योग गुरु स्वामी रामदेव अपने योग और स्वदेशी चिंतन से भारतीय शिक्षा की पताका को विश्व भर में फैला रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम इस अभियान में एक मील का पत्थर साबित होगा। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की भी मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। देव भाषा संस्कृत का हमारे साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। योग जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में ही लिखा था। भारत में जो विशाल गुरु परंपरा रही है, उनका भी संस्कृत के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत से एक चिंताजनक बात यह भी जुड़ी रहती है कि इसको पढ़ने, लिखने व बोलने वाले लोग लगातार हमारे देश में और दुनिया में कम होते जा रहे हैं। देव भाषा की यह स्थिति देख अवसर पर अपने आशीषों से हमको कृतार्थ करने के लिए और यह जो एक नव युग का आह्वान हो रहा है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का 22 तारीख को ये मात्र एक उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन नहीं है, ये मंदिर निर्माण मात्र नहीं है, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग के निर्माण का आह्वान और शंखनाद हो रहा है। ये इतना बड़ा तत्व है। और धारा 370 अब उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। अभी तो 3 तलाक के बाद अभी बहुत कुछ और बाकी है। समान नागरिक संहिता वाला काम, उसका श्रेय धामी जी को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका सूत्रपात यहां से हो रहा है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून। समान नागरिक संहिता का सूत्रपात भी यहीं से होगा। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आना चाहिए। हमसे कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड से अयोध्या जा रहे 1500 लोगों के स्वागत के लिए कुछ मुस्लिम संगठन भी आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन के लिए लोगों को ट्रेन से लेकर जा रहा विश्व हिंदू परिषद इस पर रुख साफ नहीं कर रहा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ट्रेन बुक कर उत्तराखंड के 1500 लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है।
जिस पर कुछ मुस्लिम संगठन राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे लोगों के स्वागत करने की इच्छा जता रहे हैं। कम्युनल हार्मोनी की बात करते हुए मुस्लिम संगठन मिसाल पेश करना चाहता है। लंबे समय से चल रहे विवाद का अंत होने पर कुछ मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि वो खुश हैं। मेरा चाहना नहीं है, चाहना ये है कि मुस्लिम समाज इसमें कोई विरोध तो कर नहीं रहा, आपको मौन है, और मौन भी क्या है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। ना किसी ने ये कहा है कि भाई हम इसका स्वागत नहीं करते या हम इसका विरोध करते हैं या हम उस दिन ऐसा करेंगे वैसा, किसी ने कुछ कहा, सब मौन है। लेकिन जिस तरह राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध रहा है, अभी भी विश्व हिंदू परिषद से लेकर हिंदू संगठन और बजरंग दल इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम लोगों के स्वागत सत्कार को सीधे मना कर रहे हैं। तो वो स्वागत रेलवे स्टेशन में करेंगे, बस में करेंगे, कार में करेंगे, जहाज में करेंगे, कहां पर करेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। तब हम स्वागत करने में क्या अच्छी बात है। अगर कोई इस तरह का स्वागत करना चाहता है, वैसे तो हमारे पास में आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, तमाम संगठन हिंदुत्व के हैं जो हमारे स्वागत और आगवानी में है। और स्वागत राम, प्रभु श्री राम जिसको बुला रहे हैं, उससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सब प्रपंच है, प्रोपोगंडा है, और ना हम इसे स्वीकार करते हैं, ना ही हमें इस तरह के प्रोपेगेंडा करवाने और न करने हैं। सीधे स्पष्ट बात हम कहते हैं, हिंदू हमारे पास बहुत है और हमें हिंदू समाज को जोड़ना है। हमारे हिंदू समाज में टूटे हुए वो घटक जो आज तक सामाजिक समरसता के कारण अछूते रहे, वह सब आएंगे। उसमें चाहे वाल्मीकि हो, संत रविदास के अनुयायी हो, या जो भी हिंदू समाज के कारण वो सब लोग हैं। निषाद राज है, अब निषाद परिवार से बहुत लोग हैं स्वागत करने के लिए। हमें मुसलमानों का नातो जनाधार इसके लिए चाहिए। यानी जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले रहे, उसके बाद हिंदू संगठन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और वो अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों का स्वागत कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। रविवार को लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक देहरादून में होगी, जिसमें केंद्र की तरफ से बनाई गई रणनीति प्रदेश बीजेपी के सामने रखी जाएगी। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सभी पूर्व सीएम भी मीटिंग में शामिल होंगे। बीजेपी के सभी सांसद, विधायक मीटिंग में शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव की योजना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं की बैठक 7 जनवरी को देहरादून में हो रही है और सभी सांसदगण, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बैठक में रहेंगे। हेमकुंड साहिब की बात करते हैं तो हेमकुंड की साल 2024 की पहली तस्वीर आई है, जिसमें बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालांकि यहां पर 12 दिसंबर को बर्फ गिरी थी, उसके बाद बर्फबारी नहीं हुई और 12 दिसंबर की बर्फबारी के बाद हेमकुंड गुरुद्वारे और आसपास से 2-3 फीट ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन चोटियों पर बर्फ नहीं दिख रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में हेमकुंड साहिब में 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी रहती है, लेकिन इस बार बर्फ बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 9 जनवरी के बाद बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो हेमकुंड में बेहद कम बर्फ दिख रही है, जो कि हैरानी भरा है। बहुत जल्दी ही भारत के प्रथम गांव के साथ साथ भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियां भी बिजली के लाइट से जगमगाएंगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत चीन सीमा पर सड़क पहुंचने के बाद अब बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को विद्युत विभाग ने भेज दिया है। भारत चीन सीमा पर माड़ा पास और नीति पास पर बिजली पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कई जगहों पर बिजली घर बनाने की भी तैयारी है। विभाग के द्वारा जो भी हमने प्रस्ताव बनाने हैं, जो भी एस्टिमेशन की प्रोसेस है, वो तो हमने पूरा कर लिया है। बाकी इसके अलावा जैसे केंद्र से हमारा अप्रूवल आ जाएगा, वहाँ पे विद्युतीकरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सीमांत चौकियाँ ऐसी है जहाँ पे कि लाइन का मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं, तो वहाँ पे हमने सोलर के लिए प्रपोजल रखा है। विद्युत विभाग की इस पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। भारतीय सीमाओं को और मजबूत करने का ये प्रयास धरातल पर उतरेगा तो 20,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारत की अग्रिम चौकियों में बिजली पहुंचने से सेना के जवानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही भारत का अंतिम गांव भी लाइट से जगमगा जाएगा।
बहुत ही विद्युत व्यवस्थाओं के अभी तक वंचित इलाके हैं और वहां विद्युत व्यवस्थाएं पहुंचती हैं, तो भारतीय सेना के लिए भी एक बहुत अच्छी सौगात कहेंगे कि उन्हें भी वहां रहने में, देश की सेवा करने में, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में बहुत ही अच्छा एक फायदा मिलेगा विद्युत व्यवस्था पहुंचने के पश्चात। तो बहुत ही अच्छी पहल और अच्छी उपलब्धि कहेंगे इस सरकार की। हाई एल्टीट्यूड में विद्युत व्यवस्था पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन विद्युत विभाग की इस पहल से भारत की चौकियां भविष्य में रोशन होंगी। देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों का क्रेज पर्यटकों में बहुत तेजी से कम हो चला है। इसकी वजह बाघ नहीं बल्कि कॉर्बेट पार्क के नए रेट्स हैं, जिनको इस सीजन में पहले बेहद ज्यादा बढ़ा दिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बीते साल सफारी और नाइट स्टे के टिकट के रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई, जिसका असर ये हुआ कि अब टूरिस्ट ने रामनगर से मुंह मोड़ लिया है, जिससे वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट के इस क्षेत्र में सन्नाटा पसरने लगा है और पर्यटन कारोबारी मायूस है। देखिए, जिस तरीके से विभाग ने अपनी मनमर्जी से यहाँ पे पर्यटक परमिटों के मूल्यों में वृद्धि की है, तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट में जो है पर्यटकों का आना काफ़ी कम हो गया है और जो लोग यहाँ पे पहुँच भी पा रहे हैं घूमने के लिए, तो वह लोग भी जो है सीताबनी और फांटों के जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का मूल्य थोड़ा कम है। बीते साल वन महकमे ने अपने यहाँ चल रही सभी सफारियों के रेट बढ़ा दिए थे, लेकिन कॉर्बेट के रेट सबसे ज्यादा बढ़ाए गए, जिसका असर ये हुआ कि अब कॉर्बेट के बजाय टूरिस्ट कॉर्बेट लैंडस्केप में घूमने को तरजीह दे रहे हैं। ये बात इससे साबित होती है कि सीतावनी का राजस्व बीते साल के 2 महीनों की तुलना में इस साल के इन्हीं 2 महीनों में 3 गुने से ज्यादा हो गया है। 80 लाख का रेवेन्यू मिला है सीताबनी को। अगर हम इसको लास्ट ईयर में कंपेयर करेंगे, नवंबर दिसंबर का महीने में कंपेयर करेंगे, नवंबर 2022 और दिसंबर 2022, लगभग 25 लाख का रेवेन्यू आया था और इस बार नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में हमको लगभग 80 से ज़्यादा आया है, तो 3 गुना बढ़ा है हमारा रेवेन्यू। कॉर्बेट में बढ़ाए गए शुल्क के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं और कॉर्बेट में पर्यटक कम पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों फ्लू के रोजाना केस आ रहे हैं। कोविड के पेशेंट आने के बाद अब H1N1 का भी नया केस सामने आया है। 3 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती की गई है। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है। मौसम में आए बदलाव के कारण फ्लू के केस भरमार है। सर्दी, खांसी, जुकाम के केस डेली ही सामने आ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज ने इन केस को देखते हुए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है, जो स्वाइन फ्लू से लेकर इन्फ्लुएंजा केस पर नजर रखेंगे। कि अभी ये सीज़न फ्लू सीजन बोल सकते हैं हम इसको। ठंड है, सर्दी है, मौसम बदला भी है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे मरीज़ खांसी, जुकाम और बुखार के साथ आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम मैम जांच कराते हैं और जांच के हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। जहाँ तक बात है सावधानी बरतने की, तो सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और जैसा कि मौसम बदल रहा है तो सर्दी के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े को हम समय मतलब दिन भर ही पहने। ऐसा नहीं कि बस बहुत ठंड हो गई तो हम रात में कपड़े पहन ले रहे हैं फिर हम हटा दे रहे हैं। देहरादून में सरकारी विभागों में लगी कॉमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट की चेकिंग तेज हो गई है। सरकारी विभागों में टैक्सी नंबर की गाड़ियों में पीली प्लेट के बदले सफेद नंबर प्लेट लगवाने के बार बार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब विभागों को नोटिस भेजने के साथ ही चालानी कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून में सुबह से ही आरटीओ की टीम शहर भर में फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियों और कॉमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट चेक कर रही है। साथ ही शहर में चल रहे ऑटो ड्राइवर के लाइसेंस भी चेक हो रहे हैं। अभी जो वर्तमान में फोकस परिवहन विभाग कर रहा है वो नंबर प्लेट पे कर रहा है। नंबर प्लेट में 2-3 कमियां पाई जाती हैं। एक तो होती है जो फैंसी नंबर प्लेट, आपको पता होगा सारे गाड़ियों में नंबर प्लेट HSRP होना चाहिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। 2011 से नई गाड़ियों में लग रहा है, पुरानी गाड़ियों में भी लगाना अनिवार्य है। बहुत लोग पुराने नंबर से ही चल रहे हैं, उन्होंने HSRP नहीं लगाया, तो वहां हम लोग कार्रवाई करते हैं। कई लोग रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला
पहाड़ से मैदान तक सूखी ठंड की मार से लोग बेहाल हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा मुसीबत बढ़ा रहा है, जबकि पहाड़ में कड़ाके की ठंड से झील झरने धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कोहरा और शीतलहर के अटैक से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। रुड़की में सुबह सवेरे कोहरे की सफेद चादर पूरे शहर को अपने आगोश में ले रही है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से गाड़ियां चलाने में भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं शीतलहर की मार से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं निगम ने सड़क के किनारे रहने वाले असहाय और गरीब लोगों को रैन बसेरे की भी व्यवस्था की है, ताकि कोई सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे न सोए। रैन बसेरा नगर निगम कॉम्प्लेक्स में रैन बसेरा है, जिसमें भी 12 बेड हैं और फिलहाल एक आदमी आया था परसों, लेकिन वो भी रात भर केवल रहा चला गया। उसके बाद अभी फिलहाल खाली है। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूं कि अगर कोई बेसहारा कोई लोग हैं कि जो रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा रैन बसेरा खुला हुआ है, यहाँ आके रह सकते हैं। और हम भी जो बेसहारा लोग हमें मिलते हैं उनको हम प्रेरित करते हैं कि यहाँ पे आकर रहें। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है तो पहाड़ में कड़ाके की ठंड से नदी, झरने और पानी के प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। वहीं 12 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से किसान परेशान हैं, क्योंकि खेतों पर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही मौसम की बेरुखी की वजह से पहाड़ों पर सैलानियों का रुख भी कम हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल के साथ चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। राज्य में कल यूसेट यानी राज्य पात्रता परीक्षा होनी है, उसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट